अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो सब्जेक्ट है सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, आज हम इसे कंप्लीट को ओवरव्यू करेंगे आउटलाइन के ज़रिए। तो सबसे पहले अपना टॉपिक देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए को कवर अप करने के लिए इसका जो इंट्रोडक्शन है उसे कंप्लीट करने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम हमारे पास इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं ताकि कोई एक कॉमन गोल जो है उसको अचीव कर सके, कोई एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसे परफॉर्म कर सके। तो ये होता है हमारे पास सिस्टम। अब इस सिस्टम में कुछ लोग भी हो सकते हैं, कोई चीज़ जैसे कि कोई कंप्यूटर, कोई सर्वर, कोई नेटवर्क हो सकता है, या फिर ज़्यादा सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, फिर कोई मशीनरी हो सकती है, या कोई जगह जो है वो सारा ये सारा मिलकर एक सिस्टम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और ये मिलकर क्या बन जाता है, एक सिस्टम। अब इस सिस्टम को, इन लोगों को, इन जगहों को, इन सारी मशीनरीज को हैंडल करना, मैनेज करना, मेंटेन करना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट का नाम ही एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सिस्टम को मैनेज करना, मेंटेन करना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म कौन करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है इसके अंदर? सिस्टम को सेटअप करता है, इसे मेंटेन करता है, इसमें आने वाले जो यूज़र्स होते हैं उन्हें मैनेज करता है, इसके अंदर जो नेटवर्क बनता है उसको मैनेज करता है, इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिस्टम की बैकअप और रिकवरी रखता है, सिस्टम को हर वक्त मोनिटर करता है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करता रहता है, उसके लिए ट्रबल शूटिंग क्रिएट करता है, यानी अगर कोई फ्लॉ अंदर आ जाता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखता है ताकि उसे पता हो कि किस तरह से सिस्टम बनना शुरू हुआ था और अब किस जगह पर है। फिर उसको अप टू डेट रखता है, आने वाली हर नई टेक्नोलॉजी के साथ उसके अंदर अपडेशन परफॉर्म करता है, और फिर उसको ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है ताकि कुछ रिपीटेटिव टास्क जो है उसे बार बार परफॉर्म ना करने पड़े। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम के अंदर जो काम परफॉर्म करता है वो ये होता है। इसे रोल्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी हम कह सकते हैं। अब जो हमारे पास सिस्टम होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है इसलिए इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है उसे हमें एफिशिएंटली इस्तेमाल करना होता है ताकि हर एक काम, हर एक रिसोर्स जो है वो अच्छे से अपना काम परफॉर्म करे, अच्छे से वो यूटिलाइज हो। तो सिस्टम एफिशिएंसी के लिए, सिस्टम रिलायबिलिटी के लिए, सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, डाटा इंटेग्रिटी के लिए और कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें तो लाइब्रेरीज़ में और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारा ऐसा निज़ाम बना हुआ है जिसमें हमें सिस्टम एक पूरा क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, और उसमें हम कर क्या रहे होते हैं? बेसिकली सर्वर्स को सेटअप कर रहे होते हैं, यूज़र्स को मैनेज कर रहे होते हैं, अकाउंट्स बना रहे होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बैकअप्स परफॉर्म करना, ट्रबल शूटिंग, डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो हैं वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होती हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारे पास एस के कंपोनेंट्स, यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट्स। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट्स की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है हार्डवेयर, क्योंकि कोई ना कोई हार्डवेयर ही होता है जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं या मेंटेन कर रहे होते हैं। अब वो हार्डवेयर क्या हो सकता है? वो सर्वर्स हो सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ईथरनेट, वाईफाई, जो भी है जिसके भी ज़रिए आप कर रहे हो। सेकेंड जो इसका कंपोनेंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किस तरह का उस हार्डवेयर के ऊपर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो। वो क्या हो सकता है? वो विंडोज़ हो सकता है, वो लाइनेक्स हो सकता है, वो मैकोस हो सकता है। अब हमने नेटवर्क की भी बात की थी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में नेटवर्क भी होते हैं, तो कंपोनेंट में नेटवर्क सर्विसेज भी आ जाती हैं, यानी आप लोग डीएनएस सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो, डीएचसीपी कर रहे हो, एफटीपी कर रहे हो, जो भी सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो वो इसके अंदर आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर इसकी सिक्योरिटी भी इसी का पार्ट है, इसी का कंपोनेंट है। सिक्योरिटी के लिए आप लोग इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हो, कोई ना कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, कोई ना कोई फायरवॉल क्रिएट करते हो, तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट्स बनते हैं। फिर डाटाबेस को भी है तो हमने मैनेज करना है ना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि डाटा सारा का सारा हम लोग डाटाबेस में स्टोर करते हैं और वो डाटाबेस हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कंपोनेंट बन जाती है। इसी को मैनेज करना हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अलावा बैकअप और रिकवरी का भी एक कंपोनेंट इसके अंदर आता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कोई यूएसबी, कोई एक्सटर्नल हार्ड, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारे हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ तक हमारे दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, और एक चीज़ रह गई है, वो है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें डिफ़िकल्टीज़ किस किस तरह की आती हैं, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हमने देखा इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको हैंडल करना कितना मुश्किल होगा ना।
तो सबसे पहली डिफ़िकल्टी इसकी ये है कि सिस्टम एक कम्प्लेक्स चीज़ है और इसको हैंडल करना इतना आसान काम नहीं है, तो ये डिफ़िकल्टी है फर्स्ट चीज़। सेकंड इसमें कि डे बाय डे हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमें इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी देखना एक कम्प्लेक्स टास्क ही फ़ील होता है। फिर हाई अवेलेबिलिटी, यानी कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसे 24/7 आवर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है ताकि कहीं पर भी सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आता जा रहा है रोज़ ब रोज़, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सिस्टम को अप टू डेट हर वक्त करते रहना, हर वक्त करते रहना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आप लोग किस तरह के सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट जो 2 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है हमारे पास सर्वर इन्वायरमेंट का, और इसमें इन्होंने 2 तरह के सर्वर इन्वायरमेंट्स हमसे मांगे हैं, वो है एक माइक्रोसॉफ्ट का, एक लाइनेक्स का। पहले सर्वर इन्वायरमेंट देख लेते हैं, फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट और लाइनेक्स की बात करेंगे। सर्वर इन्वायरमेंट में वही चीज़ें आएंगी जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कंपोनेंट थे, ठीक है। तो सबसे पहले हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। सर्वर का जो हार्डवेयर होता है उसका उसकी रैम, उसकी सीपीयू, उसकी स्टोरेज, उसमें जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल हो जाते हैं, उसकी पावर सप्लाई, उसका मदरबोर्ड, इसके अलावा जो एक्सटर्नल डिवाइसेस उसके साथ अटैच हो रहे हैं, यानी कि अगर आपने कोई अलग से बैटरी लगाई है कि अचानक पावर लॉस होने की वजह से आपका कहीं कंप्यूटर बंद ना हो जाए, आप लोग बैटरीज लगाते हो ताकि वो थोड़ी देर रुक जाए ताकि आप अपना काम सेव कर लो। इसके अलावा कोई बैकअप डिवाइस होता है, कोई कूलिंग सिस्टम होता है, तो ये सारा कुछ सर्वर का हार्डवेयर आता है। सर्वर में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर भी होता होगा, अब इसमें विंडोज़ का या लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ सकता है। इसके अलावा कोई वेब सर्वर, कोई फाइल सर्वर, जो भी है, कोई एप्लीकेशन है, तो वो सारा कुछ भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर इसके अंदर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे कि स्विच हो गया, राउटर हो गया, फायरवॉल हो गई, इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्विचेस, राउटर्स और फायरवॉल्स क्या होते हैं। फिर ट्रांसमिशन मीडिया इसके अंदर आ जाता है, कि किस तरह से हम लोग अपना वो जो नेटवर्क है ना उसमें डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कोई फायरवॉल आ गई, कोई एसएस कंट्रोल आ गया। मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं कि आप अपने सर्वर को किस तरह से मॉनिटर कर रहे हो। बैकअप और रिकवरी के टूल्स आ जाते हैं, और फिर क्लाउड स्टोरेज या वर्चुअलाइजेशन, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये हमारे पास हमारे जो सर्वर है ना उसके अंदर इस तरह के कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, ये मिलकर इसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें माइक्रोसॉफ्ट की या लाइनेक्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट और लाइनेक्स दो सर्वर्स ऐसे हैं जो चलते तो एक ही तरह से हैं, काम एक ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। फाइल शेयरिंग उसमें भी होगी, फाइल शेयरिंग लाइनेक्स में भी होगी, माइक्रोसॉफ्ट में भी होगी। बूट प्रोसेसिंग लाइनेक्स में भी होगी, माइक्रोसॉफ्ट में भी होगी। सिर्फ एक चीज़ पर इनका डिफरेंस आता है, और वो ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और लाइनेक्स जो है वो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। अब इसी जो इंटरफेस का डिफरेंस है, इसकी बेसिस पर जो फर्दर डिफरेंसेस निकालते हैं लाइनेक्स और विंडो के अंदर, वो ये है कि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस, कि लाइनेक्स की सिक्योरिटी हमेशा मजबूत होती है क्योंकि वो कमांड लाइन इंटरफेस है, और माइक्रोसॉफ्ट जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये थोड़ा सा वल्नरेबल होता है हमारे पास थ्रेट्स के लिए, ठीक है। और दूसरा ये कि जो लाइनेक्स है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसे आकर अपनी मर्ज़ी की इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, इसमें अपना क्या कहते हैं, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई नई अपडेशन वगैरह परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको आपको परचेज़ करना पड़ता है, ये आप लोग खुद से इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। फिर लाइनेक्स ज़्यादा कस्टमाइजेबल हुआ माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, इस वजह से कस्टमाइजेशन भी इसमें एक चेंज आता है। और थर्ड जो ये फोर्थ या फिफ्थ इसका डिफरेंस बनता है वो कॉस्ट का आता है, कि विंडो सर्वर जो उनसे है ना उनका लाइसेंस आपको परचेज़ करना पड़ता है, और जो लाइनेक्स है वो आपके लिए फ्री होता है, इसीलिए ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लाइनेक्स को प्रेफर किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि हमने इन दोनों सर्वर्स को मैनेज कैसे करना है, तो विंडो को मैनेज करने के लिए हमें ग्राफिकल टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। और हमारे पास रिमोट मैनेजमेंट इसके अंदर हो जाती है, यानी विंडो का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर होता है, उसके ज़रिए हम इसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और लाइनेक्स की बात करें तो ये कमांड लाइन टूल्स को इस्तेमाल करता है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं और कुछ मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जिससे हम इन्हें इसके ऊपर मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं।
दोनों जोन से सर्वर एनवायरनमेंट्स है, दोनों में ही फायरवॉल प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही सिक्योरिटीज़ जो है ना वो हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमें पता है, जैसे अभी हमने पहले भी बात की, कि लाइनक्स की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें यूज़र परमिशंस हम लोग ज़्यादा अच्छे लेवल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि यहाँ पर आगे नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं हम लोग, रिलायबल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो अगर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करें ना, तो सबसे पहला नेटवर्किंग प्रोडक्ट आता है हब, ठीक है। इसके बाद आता है स्विच, फिर आता है राउटर, फिर आता है ब्रिज, फिर आता है एनआईसी कार्ड, फिर एसएस पॉइंट, फिर रिपीटर और फिर ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो हब देख लेते हैं, हब क्या होता है। हब हमारे पास बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि ब्रॉडकास्ट करता है डाटा, यानी इसके पास पहुंचने वाला जो डाटा होता है ना, ये नेटवर्क में मौजूद सारे कंप्यूटर डिवाइसेस को भेजता है, और फिर जिसके पास वो डाटा भेजना होता है ना, सिर्फ उसी डिवाइस जो डिवाइस होता है ना वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास डिवाइस है वो स्विच है। स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट है हब की निस्बत। ये सिर्फ उसी डिवाइस को डाटा सेंड करता है जिसको हमने डाटा भेजना होता है, ये बाकी सारे डिवाइसेस को डाटा सेंड नहीं करता। अब जो राउटर होता है वो क्या करता है, राउटर कनेक्ट करता है दो नेटवर्क्स को आपस में, या फिर कंप्यूटर्स को आपस में, जिस तरह भी, ठीक है। और जो हमारी राउटिंग का डाटा होता है ना, उसको देख रहा होता है कि किस पाथ से हमारा डाटा जा रहा है, किस तरह जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, ये सारा कुछ वो कॉन्फ़िगर करता है। फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास ब्रिज था, ये दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए एक ब्रिज के तौर पर ही काम कर रहा होता है बेसिकली। और ऐसे लगता है जैसे दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नेटवर्क्स हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर को स्पेसिफाई करते हैं, यानी हम जिस तरह का हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमारे पास एनआईसी भी उसी तरह का होना चाहिए, फिर ही हमारा नेटवर्क जो है वो कंपैटिबल होगा। फिर सिक्स नंबर पर असेस पॉइंट की बात आती है। प्रोवाइडेड जो ये फिर क्या करता है, वायरलेसली हमारे जो नेटवर्क होते हैं उसको इन्हेंस करता है, ठीक है। एक तो होता है वायर्ड नेटवर्क, और ये क्या करता है, ये वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है उस वायर्ड नेटवर्क को, ठीक है। आपके घर में भी अक्सर वाईफाई जिनके लगा होता है, आपने देखा होगा वो वायर्ड होता है पीछे से, लेकिन फर्दर हम लोग चाहे फिर इंटरनेट के साथ उसे एक्सपैंड करें या फिर वायरलेसली करें, ये चीज़ एक्सेस पॉइंट में आती है। उसके बाद आते हैं रिपीटर्स, जो कि हमारे नेटवर्क की रेंज को एक्सटेंड करते हैं। क्या होता है, इनके पास जो भी सिग्नल आता है ये उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसको फिर से एनर्जाइज करते हैं और नेक्स्ट भेज देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं ना, सिग्नल्स वीक होते जाते हैं जैसे वो ट्रैवल करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये रिपीटर्स आते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक्सटेंड कर देते हैं हमारे डाटा या नेटवर्क की रेंज को। ट्रांसमिशन मीडिया लास्टली, ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। अब जो वायर्ड मीडिया होता है, इसके अंदर हमारे पास ईथरनेट आती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ सकती हैं, और दूसरी केबल्स कंसोल केबल वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। और जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया होता है, इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ और सेलुलर नेटवर्क्स वगैरह सारे आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स थे, रिलायबल प्रोडक्ट्स या इन्हें नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स भी आप कह सकते हैं। इनके बाद हमारे पास सर्वर हार्डवेयर कोस्टिंग आती है। तो अगर हम लोग बात करें सर्वर हार्डवेयर कॉस्टिंग की, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह का सर्वर इस्तेमाल करें। अगर तो आप छोटा सा कोई बिजनेस चला रहे हो, उसके लिए आपको एंट्री लेवल का सर्वर चाहिए, तो आपको $500 से 2000 की रेंज में कोई ना कोई सर्वर मिल जाएगा। अगर मिड रेंज सर्वर इस्तेमाल करना है, यानी कोई मीडियम साइज बिजनेस है, तो उसके लिए आपको जो सर्वर है वो 3000 से 10,000 एवरेज पर एक सर्वर प्रोवाइडेड होगा। और बहुत हाई एंटरप्राइज लेवल के जो सिस्टम होते हैं, उनके लिए जो सर्वर्स प्रोवाइडेड है मार्केट में, वो $15,000 से $50,000 में आपको मिलते हैं। तो ये कॉस्टिंग इस बेस पर होगी कि आप लोग किस चीज़ के लिए सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो और किस तरह का सर्वर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है मेंटेनेंस कंट्रैक्ट का। तो मेंटेनेंस कंट्रैक्ट क्या होते हैं, ये एग्रीमेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस प्रोवाइडर्स के दरमियान होते हैं, जैसे एक थर्ड पार्टी होती है ना, उसके लिए। तो ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए काम प्रोवाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं ना, कोई टैक्स वगैरह देना या इस तरह का कोई काम प्रोवाइड करना, तो पूरा जो हमारा सिस्टम होता है उसमें कोई ना कोई इस तरह का सीन होता है जिसमें हमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो ये वो बेसिकली कंट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं ना, वो आते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है।
फिर आते हैं रेगुलर मेंटेनेंस। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जो उनसे होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर आपके पास मेजर माइनर इस तरह के जितनी भी सर्विसेज है ना, उन सबको प्रोवाइड करने के लिए आप लोग बाहर से जो हेल्प लेते हो किसी थर्ड पार्टी से, वो इन्वॉल्व होती हैं। फिर रेगुलर मेंटेनेंस यानी कि हार्डवेयर को चेक करवाते रहना, अपडेशन वगैरह प्रोवाइड करना। तो वो भी जब हम लोग बाहर से किसी बंदे को बुलवाकर अपने सिस्टम में ये काम परफॉर्म करवाते हैं तो वो भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। थर्ड नंबर पर ट्रबल शूटिंग के लिए भी बाज़ात हम लोग बाहर से लोग मंगवा लेते हैं, बाहर से कोई एक ऐसा पर्सन बुलवाते हैं जो आपके सिस्टम से अवेयर होता है और वो काम आके वो परफॉर्म करता है। फिर इमरजेंसी रिपेयर्स आपको करवाने पड़ जाएँ, आपको कोई पार्ट रिप्लेस करवाना पड़ जाए, या कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए हो, या कोई कंसल्टेशन चाहिए हो, या किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी हो, तो इस तरह के जो भी आप लोग बाहर से किसी को अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करते हो वो आपके पास मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स के तौर पर आते हैं, ठीक है। और इसके कुछ की कॉस्ट फैक्टर इसके भी होते हैं कि जिस तरह की सर्विस आप ले रहे होगे ना उसी तरह का आपको कॉस्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जिस तरह का एक्सपीरियंस का आप बंदा बुलवाओगे उसी हिसाब से वो अपनी पे लेगा। और फिर कंट्रैक्ट की ड्यूरेशन भी कॉस्ट पर इफेक्ट करेगी कि कितनी देर का कंट्रैक्ट है उस हिसाब से वो पे लेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है स्पेयर पार्ट्स का। अब ये स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको क्विक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई पार्ट आपके सिस्टम का फेल हो गया है तो आप लोग उन्हें फ़ौरन से इस्तेमाल करते हो उसकी जगह पर, ताकि आपको बाहर से कोई पार्ट जो है अलग से परचेज़ ना करना पड़े। ये आपके पास पहले से प्रोवाइडेड होते हैं, आप लोग इन्हें परचेज़ करके अपने पास रखते हो, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या कुछ आ सकता है, इनमें हार्ड ड्राइव्स आ सकती हैं, पावर सप्लाईज आ सकते हैं, NICs आ सकती हैं, रैम आती है, फैन और कूलिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, मदरबोर्ड्स आते हैं, केबल्स आती हैं, कनेक्टर्स आते हैं, बैकअप बैटरीज वगैरह आ सकती हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास इसके स्पेयर पार्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। नोट्स के अंदर इनकी सबकी डिटेल्स भी साथ साथ लिखी हुई है। अब इनकी इन सारों को जैसे कि मैंने कहा कि आपने परचेज़ करके रखा होता है, तो इन्हें परचेज़ करके कहाँ रखा होता है, इन्हें जहाँ रखा होता है उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। उस इन्वेंट्री को मैनेज करना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स किस तरह आइडेंटिफाई आपने करने हैं, आपने कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर रखा है, कौन सा किस ऑर्डर में रखा है, आप लोग इनकी यूजेज को ट्रैक करते हो, यानी कि कोई प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला तो नहीं, आप पहले से ही मंगा के रख लो। फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप नए प्रोडक्ट्स भी मंगाते हो। तो ये सारा कुछ इसके इन्वेंट्री के अंदर आप लोग मैनेज करने के लिए परफॉर्म करते हो। और फिर स्पेयर पार्ट्स की भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, तो ये आपके एनुअल बजट में से आप लोग इसके लिए 10 या 20% कुछ हिस्सा स्पेसिफाई करके रखते हो कि हम लोगों ने ये स्टॉक अपने पास रखना है, ताकि इन केस कोई लॉस हो तो हमारे पास ये स्टॉक मौजूद हो, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक भी कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी का। तो डाटा इंटेग्रिटी के लिए आप लोग क्या करते हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस आती हैं, यानी कि डाटा पे वैलिडेशंस कुछ अप्लाई करते हो, जिसमें इनपुट वैलिडेशन हो सकती है या फिर कुछ चेक्स हो सकते हैं जो आप अप्लाई करते हो। फिर बैकअप आती है डाटा इंटेग्रिटी के लिए, ताकि आप लोग डाटा लॉस होने की सूरत में डाटा रिकवर कर सको। फिर रेप्लिकेशन आती है, यानी कि रेप्लिकेट कॉपीज़ बनाकर अपने पास रख लेते हो। होता तो ये भी बैकअप की तरह है, लेकिन बैकअप्स करना जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है, और एक रेप्लिकेट बना के रखना जो कि आप लोग खुद मैनुअली करते हो, ठीक है। फिर आता है आपके पास एक्सेस कंट्रोल। जो एक्सेस कंट्रोल होता है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आगे डिटेल में भी देखेंगे। इसमें क्या होता है, आप लोग कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हो ताकि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस से अपने आप को बचा सको, अपने सिस्टम को बचा सको। इसमें एक रोल बेस जो है ना वो कंट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं, यानी एक ऐसा टूल होता है जो स्पेसिफिकली आपने इस काम के लिए रखा होता है ताकि वो ये काम परफॉर्म कर रहा हो। फिर इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन वगैरह भी आ जाती है। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो डाटा इंटेग्रिटी को मेनटेन करने का पार्ट था ना, ये भी कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है क्लाइंट सर्वर एंड OS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर और OS कॉन्फ़िगरेशन की तरफ अगर हम लोग जाएँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना हमारे पास हमारी क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट को कॉन्फ़िगर करना जैसा ही है, ठीक है। आपका क्लाइंट सर्वर जोन सा है उसके ऊपर आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो इसे OS कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ठीक हो गया।
तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मेरे पास नोट्स हैं उसके अंदर मैंने विंडोज सर्वर ओएस कॉन्फ़िगरेशन भी अंदर लिखी है और लाइनक्स की कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी है। अगर आपसे वो इसके स्टेप पूछते हैं तो आपने लिख देने। विंडोज सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, सबसे पहले आप इसके इनिशियल स्टेप लेते हो, यानी कि आप लोगों ने जो फ्लेवर विंडो का लेना है, जो चूज़ करना है वेरिएंट, आप उसे चूज़ करते हो और आप उसकी एक विज़िट क्रिएट करते हो, यानी कि अपने कंप्यूटर को बिल्कुल बंद कर दिया आपने, एक बूट जो भी डिवाइस क्रिएट करना है वो सारा। फिर नेटवर्क को आपने कॉन्फ़िगर करना होता है जब, तो उसमें आईपी सेटिंग आ जाती है, डीएनएस आ जाता है, डोमेन आ जाता है। अब आप लोग कहोगे विंडो इंस्टॉलेशन में ऐसा कुछ होता नहीं। यहाँ हम लोग सर्वर्स की बात कर रहे हैं, सर्वर के ऊपर हम लोग आईपी सेटिंग वगैरह, डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम, सारा कुछ सेट खुद करते हैं। फिर इसमें कुछ रोल्स और फीचर भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग सर्वर मैनेजर और इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये किस जो है ना सर्विस प्रोवाइडर के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं जिसमें बता देते हैं ये किस ग्रुप का है, इसकी फायरवॉल कैसे चलेगी और कौन सा विंडो डिफेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर किस यूज़र से ये बिलोंग करता है और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये सारा कुछ भी हमारे पास विंडो ओएस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब लाइनेक्स सर्वर ओएस कॉन्फ़िगरेशन अगर देख लें तो इसमें भी हम लोग लाइनेक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यूबंटो लेना है, सेंटोस लेना है, जो भी लेना है आप उसे इंस्टॉल करते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप उसे सेटअप करते हो, सेटअप और कॉन्फ़िगर करते हो। कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों के पास उसकी आईपी सेटिंग, डीएनएस, डोमेन, यानी वही सारा कुछ जो आपने विंडोज़ में किया था, लाइनेक्स में भी वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपके पास लाइनेक्स के कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सारा काम हो रहा होगा। पैकेज अपडेशन करना और कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जो नेसेसरी पैकेज होते हैं आपको ये लाइनेक्स में करने पड़ते हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन होती है, फायरवॉल्स भी आपको इसमें सेट करनी पड़ती हैं, और फिर इसमें भी इसी तरह यूज़र और ग्रुप्स जो से होते हैं वो मैनेज होते हैं। तो ये हमारे पास ओएस की कॉन्फ़िगरेशन है लाइनेक्स पर भी, और हमारे पास एक ओएस की कॉन्फ़िगरेशन है विंडोज़ पर भी। इसके बाद हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोवाइडिंग रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंसोल एसेस। तो इस टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो रिमोट कंसोल एसेस क्या होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर को सर्वर्स को रिमोटली मैनेज करने के लिए अलो करती है। ठीक है, ये क्या अलो करती है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिमोटली हमारे जो सर्वर्स हैं उनको मैनेज कर सके, और उसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी जो ट्रबल शूटिंग है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन के टास्क हैं, उनको कहीं से भी बैठकर असेस कर सके और उन्हें परफॉर्म कर सके, और ये यकीनी बनाए कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, रिमोट का मतलब ये होता है कि जहाँ मर्जी आप बैठे हो आप लोग उसको असेस कर रहे हो। जैसे कि आप अगर इंटरनेट की बात करो, आप कहीं पर भी हो, आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट मिल जाता है, तो ये एक रिमोट असेस है कि आप लोग उसको असेस कर पा रहे हो। अब रिमोट असेस जो है विंडोज़ में कैसे होगी और लाइनेक्स में कैसे होगी, जाहिर सी बात है इन्हीं दोनों को हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो विंडोज़ में रिमोट कंसोल असेस जो है वो डेस्कटॉप पे हम लोग किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमने इनेबल करना है आरडीपी को। मेरे जो नोट्स हैं उसमें ये सारा कुछ लिखा है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो आप नोट्स साथ ओपन कर लेना और फिर इस वीडियो को देखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अनेबल आरडीपी करना है सबसे पहले। आरडीपी क्या है हमारे पास, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ में जाना होता है, फिर रिमोट की टैब में जाना होता है और बाहर जाकर आपने इसको अनेबल करना होता है। फिर आप लोग इसके बाद क्या करते हो, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करते हो, जिसमें आरडीपी को आप लोग लिखते हो कि आरडीपी के लिए हम लोग फायरवॉल ओपन कर रहे हैं, और फिर आप लोग अपने क्लाइंट को उसके साथ कनेक्ट करते हो। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप पे आते हो, जो क्या विंडो एडमिन सेंटर, यानी कि आप लोग अपने विंडो के एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में आते हो और वहाँ से जो परमिशंस वगैरह हैं सेट और जो वेब ब्राउज़र्स हैं उनकी सेटिंग वगैरह करते हो। तो ये इस तरह से हम लोग रिमोट कंसोल एसेस जो है वो विंडो पर परफॉर्म करते हैं। अगर लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स के ऊपर हम लोग सिक्योर शेल जो है हमारा बेसिक लाइनेक्स, जिसके ऊपर हम लोग अपनी कमांड्स परफॉर्म करते हैं, उसके थ्रू ये काम करते हैं। और करते कैसे हैं, हम लोग ओपन एसएसएच सर्वर से इंस्टॉल करते हैं, फिर अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उन्हें एडिट करते हैं और फिर अपने क्लाइंट को कनेक्ट करवाते हैं, जैसे हमने विंडोज़ में किया था कि सबसे पहले कमांड जो भी हमने इंस्टॉल करनी थी, जो आरडीपी था, उसको इंस्टॉल करने के बाद हमने क्लाइंट से अटैच किया था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी करना। उसके बाद जैसे हमने वहाँ पर वेब बेस जो कुछ वर्किंग थी वो परफॉर्म की थी, वही यहाँ पर भी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अपने जो सिस्टम है उसको असेस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लाइनेक्स के अंदर रिमोट कंसोल एसेस। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जो कि है हमारे पास लाइन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बोथ। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास एनालिसिस होगा, लाइनेक्स का भी और विंडोज़ का भी।
और इसके अंदर हमने एनालिसिस किस बेस पे करना है, उसके एट्रीब्यूट्स के, उनके की फीचर पे और उनके प्रोज और कॉन्स पे। तो पहले विंडोज़ के प्रोज कॉन्स और ये की फीचर और एट्रीब्यूट देख लेते हैं और फिर लाइनक्स के देख लेंगे। तो विंडोज सर्वर में सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि ये ईजी टू यूज़ है, कंपैटिबल है और इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। ईजी टू यूज़ आपको पता है क्यों है, विंडोज सर्वर है, यूज़र फ्रेंडली है, तो वो ईजीली हम लोग यूज़ कर लेते हैं। कंपैटिबल इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, और इंटीग्रेशन इस वजह से क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो आपको इसकी सर्विसेज भी बहुत सारी बिल्ट इन मिल जाती हैं। की फीचर्स की बात करें तो इसमें एक्टिव डायरेक्टरी पड़ी होती है, सेंट्रलाइज डोमेन ऑलरेडी बनी होती है, यूज़र्स को आपने वहीं से मैनेज करना होता है। फिर हाइपर वी यानी कि वर्चुअलाइजेशन की ये जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है और इसमें पावर शेल भी होता है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए आप लोग फिर इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इसे ग्राफिकली भी और कमांड लाइन बेस भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर विंडो एडमिन सेंटर होता है जहाँ से आप लोग सारे सिस्टम की सेटिंग परफॉर्म कर रहे होते हो। तो प्रोज और कॉन्स में देखें तो यही चीज़ आएगी कि यूज़र फ्रेंडली है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी अच्छी है, और कॉन्स में उसका कॉस्ट आ जाएगा कि इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी हाई है क्योंकि आपको इसका लाइसेंस परचेज़ करना पड़ता है। फिर रिसोर्स इंटेंसिव है, आपको अच्छा सीपीयू चाहिए, अच्छी रैम चाहिए सर्वर को चलाने के लिए, और फिर के इसके सोर्सेज जो से हैं ना वो थोड़े से कम फ्लेक्सिबल हैं, आप इन्हें ज़्यादातर कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लाइनक्स की तरफ। तो अगर लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स के इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट में आता है कि ये ओपन सोर्स है, फ्री है, आप लोग इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो, और स्टेबल है, ये रिलायबल है, आप इजीली इसे इस्तेमाल करते हो, इसके इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। और सिक्योरिटी जो सी है वो भी इसकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि कमांड बेस है। की फ़ीचर अगर इसमें देखें तो ये शेल स्क्रिप्टिंग आपको प्रोवाइड करता है CLI के तौर पर। इसके अंदर पैकेज मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, APT पैकेजेस होते हैं इसमें, जिसमें आप लोग यम इस्तेमाल कर सकते हो जो कि रेड हैट और सेंटोस के लिए इस्तेमाल होते हैं, और APT पैकेजेस होते हैं डेबियन या फिर यूबंटो के लिए, ठीक है। और सिस्टम डी जो है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस और सर्विस है जो ये प्रोवाइड करता है। फिर विजुअलाइजेशन इसमें होती है और नेटवर्किंग भी ये प्रोवाइड करता है। इसके प्रोज ये हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबल है, सारा कुछ ठीक है। और कॉन्स ये हैं कि थोड़ा सा हार्डवेयर का इसमें इशू आता है, ठीक है। तो की डिफरेंस पे एक टेबल भी मैंने अपने नोट्स में बना दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यही चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने देखी थी पहले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या, लाइनक्स इंस्टॉलेशन एंड वेरिफिकेशन का, ठीक है। लाइनक्स को हमने इंस्टॉल करना है और उसे वेरीफाई करना है। तो लाइनक्स इंस्टॉलेशन के स्टेप्स वैसे हमने अभी ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर ही देख लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर फुल डिटेल के साथ लिख दी हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। इस इंस्टॉल करने से पहले हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और उसमें क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करते हो, आपने यूबंटो करना है, सैंटोस करना है, डेबियन करना है, काली करना है, जो भी आपने लाइनक्स इंस्टॉल करना है ना, आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हो, उसकी एक iOS इमेज होती है जिसे आप डाउनलोड करते हो, और फिर आप एक बूटेबल मीडिया बनाते हो जिसके अंदर उसे स्टोर करना होता है, यानी आपके पास कोई USB है, कोई DVD है, तो आप उसमें उसे स्टोर कर लेते हो। फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है कि आप लोग इंस्टॉलेशन मीडिया से बूट करते हो अपने सिस्टम के अंदर, और फिर अपने इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल पर प्रेस करने के बाद स्टार्ट करते हो। फिर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो और अपनी डिस्क को प्रिपेयर करते हो, यानी कि अगर आपने कोई पार्टीशन ऐसी है जो अपने इस सिस्टम के साथ स्पेसिफाई करनी है तो आप उसके बारे में उसे बताते हो, और आप अपना फाइल सिस्टम चूज़ करते हो, आपने एक्सटेंशन 4 रखना है या XFS रखना है, जो भी आपने एक्सटेंशन चूज़ करनी है फाइल सिस्टम के लिए। फिर यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई अकाउंट बनाना है, उसका कोई पासवर्ड देना है, और क्योंकि आपके पास सर्वर है तो आपको इसे एक होस्ट नेम भी देना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट 6 स्टेप है इसके अंदर कि हमने सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन करनी होती है, यानी जो पैकेज आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो उसके मुताबिक, और फिर इंस्टॉलेशन होती है, और फिर रीबूट आपको करना पड़ता है, यानी कि री स्टार्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम को आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर स्टेप है इंस्टॉलेशन का लाइनक्स में। अब पोस्ट इंस्टॉलेशन में इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद भी कुछ सेटिंग हमने करनी होती है, और वो पोस्ट इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन के तौर पर आते हैं। जब आप रीस्टार्ट करोगे तो वो आपसे लॉगिन करने के लिए कहेंगे, आप लॉगिन करोगे, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को चेक करोगे कि यूज़र नेम वैसे ही है, ISP वैसे ही है, सारा कुछ। फिर नेटवर्क्स जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखोगे कि आपके पास अगर कोई नेटवर्क अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, तो उसको आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे उस पर, और फिर इन पैकेजेस जो से हैं उनको इंस्टॉल करोगे जो कि आपको चाहिए होंगे।
बाज़ औक़ात हमें बहुत से पैकेजेस होते हैं जिन्हें बाद में इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आती है हमारे पास लोकल सर्विसेज़ की, जैसे कि यहाँ पर ही इसका सब टॉपिक हाइलाइटेड है कि कॉन्फ़िगरेशन लोकल सर्विसेज़ की करनी है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसके ऊपर जो अपना SSH शेल है उसको इंस्टॉल करना है, और उसे इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूडो की कमांड इस्तेमाल करेंगे, सूडो apt अपडेट। apt हमारे पास हमने अभी ऊपर देखा कि डेबियन या यूबंटो के अंदर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल हो रही है तो फिर हम लोग apt का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैंने यहाँ apt लिखा है तो दिस मीन मैं क्या कर रही हूँ, यूबंटो या डेबियन में से कोई एक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सूडो apt अपडेट, इसका मतलब मैंने अपने जो SSH सर्वर है उसको क्या कर लिया, अपडेट कर लिया, और उसके बाद मैं ओपन SSH की जो सर्वर है ना उसको इंस्टॉल कर रही हूँ। कमांड लिखी हुई है उसके ऊपर, नोट्स पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उसे अनेबल करना है, उसकी सर्विसेज को अनेबल करना है, उसकी एक फ़ाइल गिवन होगी, उसको मैंने क्या कर लेना है, कन्फिगर कर लेना है, और देन अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेना है ताकि मैं अपनी सर्विसेज जो हैं उन्हें अचीव कर सकूँ। उसके बाद हमारे पास आएगा कि अगर अपाची वेब सर्वर है, ऊपर मैंने SSH सर्वर का लिखा है, नीचे एक अपाची वेब सर्वर को भी लिखा है। उसके लिए पहले अपाची इंस्टॉल करेंगे, उसको इनेबल करेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसको वेरीफाई करके तो रीस्टार्ट करेंगे ताकि हम उसकी सर्विसेज को भी अटेन कर सकें। इस तरह से हम लोग लोकल सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं। मैंने 2 सर्वर्स आपको अलग से इंस्टॉल करने बताए हैं। एंड पर जाकर हमारे पास FTP, NFS, सांबा, DHCP, इन सब की भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक है वो है जी मैनेजिंग बेसिक सिस्टम इशू, के बेसिक सिस्टम इश्यूज़ को हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई डिस्क स्पेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई अगर इशू आता है तो वो हम लोग कमांड लाइन पर जाएंगे और वहाँ पर एक कमांड लिखेंगे df-h के नाम से। इससे क्या होगा, df लिखना है पहले, फिर स्पेस देनी है और फिर -h करना है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आपकी डिस्क अभी कितनी इस्तेमाल हुई है, ठीक है। ये आपको बता देगा कि कितने % आपने इस्तेमाल किया है, कितने % आपकी फ्री स्पेस है। और अगर आपने क्लीन अप करना है, यानी कि अपने डिस्क में से कोई अननेसेसरी फाइल्स रिमूव करनी है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, सूडो apt ऑटो रिमूव। यहाँ पर आपकी जितनी भी फाइल्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। इसके बाद आपने क्या करना है, या फिर आप कमांड यूज़ कर सकते हो सूडो apt क्लीन की भी, ठीक है। तो इस तरह आपकी डिस्क जो है वो क्लीन हो जाएगी। अब सेकंड इशू आता है मेमोरी यूजेज का। ऊपर हम लोगों ने पहले डिस्क को देखा था, अब यहाँ पर हम मेमोरी यूजेज को देखेंगे। तो फ्री मेमोरी चेक करने के लिए हम लिखेंगे फ्री स्पेस -h, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपनी मेमोरी चेक कर लेंगे। अगर हमने इंटेंसिव प्रोसेसेस चेक करने हैं तो हम लोग टॉप लिखेंगे। टॉप लिखने से ये होगा कि जो सबसे ज़्यादा आपकी मेमोरी ले रहा होगा ना प्रोसेस, वो ऊपर आ जाएगा। जैसे विंडोज़ में आप लोग क्या करते हो, आप अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हो और जब मेमोरी पर क्लिक करते हो तो क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, इसी तरह। और अगर हमने कोई ऐसा प्रोसेस जो हमें नहीं चाहिए, हमने उसे किल करना है, कोई अननेसेसरी प्रोसेस है, तो फिर हम लोग किल की कमांड इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने OS में की थी पिछले सेमेस्टर के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास लॉग्स की कुछ इश्यूज आते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हम लोग सूडो की अगेन से कमांड इस्तेमाल करेंगे, सूडो जर्नल CTL स्पेस -xe। ये हमारे पास सिस्टम लॉग फाइल्स देखने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक लॉग फाइल देखनी है, लेट से कि आपने सिस लॉग देखनी है, तो फिर आप क्या करोगे, सूडो टेल। टेल जो लिखा है आपको पता है एंड से दिखाने के लिए होता है, फाइल को एंड से अगर आपने व्यू करना है, हेड करोगे तो आपको स्टार्ट से वो फाइल नजर आएगी। तो टेल की कमांड आपने लगाई, स्पेस लगाया, -f लगाया, यानी फोर्सफुली आप उसे ओपन कर रहे हो, कहाँ पर जाकर उसका आगे फिर आपने वो सिस लॉग के पूरे पाथ प्रोवाइड करने हैं, तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग इसे मैनेज करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र और ग्रुप का, ठीक है। यानी कि इसी लाइनेक्स जो आपने इंस्टॉल किया है इसके अंदर आपने यूज़र्स को और ग्रुप्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, ठीक है। तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पर नोट्स में कि मैंने यूज़र किस तरह बनाने हैं वो लिखा हुआ है, उनको मॉडिफाई कैसे करना है, उन्हें डिलीट कैसे करना है, सारों की कमांड्स अंदर लिखी हैं। नया यूज़र बनाने के लिए सूडो ऐड यूज़र यूज़र नेम आ जाएगा, मॉडिफाई करने के लिए सूडो यूज़र मोड, इस तरह करके आपके पास फर्दर कमांड्स आएंगी। और डिलीट करने के लिए सूडो डेल यूज़र के तौर पर आपके पास आगे यूज़र नेम लिख दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा यूज़र। इसी तरह अगर आपने ग्रुप्स करने हैं तो नया ग्रुप बनाने के लिए सूडो ऐड ग्रुप, आगे ग्रुप का नेम आ जाएगा। अगर आप लोगों ने उस ग्रुप के अंदर कोई स्पेसिफिक यूज़र ऐड करना है तो फिर आप क्या कहोगे, सूडो यूज़र मोड, आगे फिर फर्दर ग्रुप नेम लिख के आगे यूज़र का नेम भी लिखोगे जो आपने उसके अंदर एंटर करना है।
देन आपके पास अगर आपने ग्रुप को रिमूव करना है तो डेल यूज़र को ग्रुप से रिमूव करना है तो डेल यूज़र का नेम और फिर आगे ग्रुप का नेम के इस ग्रुप में से इस यूज़र को डिलीट कर दो। फिर डिलीट अगर ग्रुप करना है तो फिर आपके पास आएगा सूडो डेल ग्रुप और फिर आगे ग्रुप नेम, तो वो उस ग्रुप को डिलीट कर देगा। इस तरह से आपके पास यूज़र्स भी मैनेज हो जाते हैं और ग्रुप्स भी मैनेज हो जाते हैं। और अगर आपने इन दोनों की कोई इन्फॉर्मेशन देखनी हो, चाहे वो यूज़र की हो चाहे ग्रुप की हो, तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं कैट की और ग्रुप्स की, तो वो मैंने लिख रही हैं, आप लोगों ने इन्हें देख लेना है। इनके साथ साथ ही बता दिया कि ये काम क्या करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जो कि है सिस्टम एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। और इसमें पहला जो पार्ट है वो है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसे हमने कैसे मैनेज करना है। तो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसे अपडेट कैसे करना है, उसे रिमूव कैसे करना है, ठीक है। तो पैकेज मैनेजमेंट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम लाइनेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइनेक्स में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो उन पैकेज को मैनेज करना हमारे पास सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कहलाएगा, किसकी, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसका पहला ही पॉइंट देखें तो पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है, और इसमें डेबियन बेस भी है और रेड हैट बेस भी पैकेजेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। डेबियन बेस में यूबंटो और डेबियन, इन दोनों के पैकेजेस आएंगे जो कि एपीटी या गेट एपीटी या एपीटी गेट के थ्रू हम लोग असेस करते हैं। और अगर रेड हैट की बात करें जिसमें सेंटोस या फेडोरा आता है, तो उसके अंदर हम यम के पैकेजेस इस्तेमाल करते हैं या डीएनएफ के करते हैं। यम यानी कि येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, ठीक है। और डीएनएफ जो हमारे पास है वो सेकंड पैकेज है। थर्ड जो सेकंड नंबर पर इसका पॉइंट है वो है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यानी पहला था पैकेज, सेकंड है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है। तो वो आपको पता है sudo की कमांड के साथ हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अगर डेबियन है तो एपीटी अपडेट, और अगर रेड हैट है तो यम अपडेट लिखेंगे। और अपडेटिंग सॉफ्टवेयर वही कमांड अगेन, जो डेबियन है उसमें आप अपडेट भी लिख सकते हो, अपग्रेड भी लिख सकते हो, लेकिन रेड हैट में आप सिर्फ अपडेट लिख सकते हो, अपग्रेड नहीं लिख सकते हो, ठीक है। रिमूव करना हो कोई सॉफ्टवेयर तो हम लोग ऑटो रिमूव डेबियन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर रिमूव लिख के आगे पैकेज का नेम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रेड हैट में ऑटो रिमूव का ऑप्शन नहीं होता, आपको रिमूव की कमांड लिख के आगे स्पेसिफिकली वो पैकेज का नेम लिखना पड़ता है जिसे आपने रिमूव करना है। फिर पैकेज सर्च इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये आप लोग अपने सामने नोट्स खोल के रखेंगे ना, साथ साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो पैकेज सर्च एंड इन्फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं ना, तो डेबियन बेस के अंदर हमारे पास एपीटी सर्च पैकेज नेम, एपीटी शो पैकेज नेम आ जाता है। और रेड हैट की बेस पर ये काम सारा परफॉर्म हो रहा होता है। सॉरी, डेबियन के अंदर हमारे पास एपीटी होता है, रेड हैट में यम होता है। तो डेबियन में अगर हम लोगों ने कोई पैकेज के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एपीटी सर्च पैकेज नेम आएगा, एपीटी शो पैकेज नेम आएगा। और रेड हैट में यम सर्च पैकेज नेम आएगा और यम इन्फो पैकेज नेम आएगा। वहाँ पर शो नहीं लिखना, यहाँ पर हमने इन्फो लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैकेजेस को इंस्टॉल, मैनेज और सारा सॉफ्टवेयर जितना भी है उसको मैनेज करते हैं। फर्दर इसका जो सा टॉपिक है हमारे पास वो है मैनेजिंग नेटवर्क सर्विसेज एंड नेटवर्क्स मॉनिटरिंग टूल्स। तो पहले नेटवर्क सर्विस को कैसे मैनेज करना है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेटवर्क सर्विसेज को पहले हमें देखना है कि क्या हो सकती हैं। तो उसमें एसएसएच भी हो सकता है, एचटीटीपी भी हो सकता है, डीएनएस, डीएचसीपी, एफटीपी, एसएफटीपी, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ये नेटवर्क सर्विसेज हैं, इन्हें हमने मैनेज करना है। और इन्हें मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सीटीएल की जो सर्विस जो कमांड है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। सारी कमांड्स यहाँ पर मेंशन है, आपको मिल जाएंगी। फिर मॉनिटरिंग टूल की बात करें तो डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल इसमें आते हैं। एक आता है नागियोस, फिर आता है जैबिक्स, फिर आता है प्रोमेथियस। और ये तीनों जो से हैं इनकी भी डिटेल आगे लिखी है, इनके फीचर्स क्या हैं और ये किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं। ये मॉनिटरिंग टूल्स हैं, इनके इंस्टॉलेशन की भी दो दो कमांड्स लिखी हैं। दो दो कमांड्स यानी कि एक डेबियन के लिए और एक रेड हैट के लिए लिखी हुई हैं, मैंशनड है, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, वो जिस भी फ्लेवर में आपसे पूछें आप उन्हें आंसर दे सको। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बूट मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो जो बूटिंग है हमारे पास बेसिकली वो क्या होती है, बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है। कंप्यूटर आपका बंद है, बिल्कुल टोटली ऑफ है, आप उसको जब स्टार्ट करते हो और अपने सीपीयू का जब स्विच ऑन करते हो ना, तब आपकी बूटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर। तो बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है,
आपको इसकी एक अलग से फ़ाइल जो सी है ना वो सेंड की जाएगी, जिसमें पूरा प्रॉपर एक विजुअल क्रिएट की गई है, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह होती है। आपको एक पिक्चर नज़र आएगी जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक ही सिस्टम पर इंस्टॉल हैं, और उनमें से आप एक सिलेक्ट करते हो ताकि आप अपना जो डिवाइस है उसको बूट कर सको, अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे। अब बूटिंग डिवाइसेस डिफरेंट होते हैं, यानी कि आपके पास जिस तरह का आप सर्वर पे कर रहे हो या आप नॉर्मल कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो उस हिसाब से ही आपके जो डिवाइसेस हैं वो आएंगे। बूटिंग दो तरह से होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूट जो होती है वो इज आल्सो कॉल्ड अ हार्डवेयर हार्ड बूट, उसे हार्ड बूट भी कहते हैं, और जो वार्म बूटिंग होती है उसे सॉफ्ट बूट भी कहते हैं। अब कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपने उसकी इनिशियल स्टेट जो सी है वो पावर बटन से स्टार्ट करनी होती हैं, और फिर रोम की जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी देनी होती हैं। लेकिन जो वार्म बूटिंग है उसमें ऐसा नहीं होता, आप सिंपली अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो। ठीक है, रीस्टार्ट करते हो, वो खुद ही सारा इनिशियल स्टेट और वो सारा जो सेटअप है जो पहले से ही काम हुआ होता है वो हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, और बूटिंग के अंदर कुछ स्टेप आते हैं। सबसे पहला होता है दी स्टार्टअप, जिसमें आप अपना पावर ऑन करते हो और बायोस और जो प्रोसेसर्स होते हैं वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर जो बायोस होता है वो क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है, यानी आपके जो सिस्टम है ना उसकी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करता है। अगर आपके सिस्टम में कोई भी फेलियर होगा ना, यानी अगर आपका कोई CMOS बैटरी का मसला है या आपकी कोई हार्ड का मसला है, तो वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, वो टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, आपको कोई एरर शो करेगा वो आपको। ठीक है, फिर उसके बाद लोडिंग होनी शुरू होती है, जैसे आपको कोई वेट का कहता है, फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद वो यूटिलिटी सिस्टम की जो सी होती हैं वो आराम से चलना शुरू होती हैं, और फिर यूज़र की ऑथेंटिकेशन आती है जिसमें आप अपना पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हो, और फिर आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको जब ये फ़ाइल मिलेगी आप इसे डिटेल में फर्दर रीड कर लेना। प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्रोसेसेस में आप लोग प्रोसेसेस को देखते हो कि किस तरह आपके सिस्टम के जितने भी प्रोसेस हैं वो पास चल रहे हैं, उनको मैनेज करना होता है आपने। अगर कोई मेमोरी में देखा जाए एक प्रोसेस, तो वो किस तरह जाता है, सबसे पहले वो एक स्टैक की फॉर्म में आपके पास सारे जॉब पूल में चल रहे होंगे, उनकी कोई हीप बन रही होगी, उनमें कोई डाटा होगा, उनमें कोई टेक्स्ट सेशन होगा, तो ये सारा कुछ उसके अंदर डिफाइन है, फाइल में आप देख लेना। प्रोसेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी प्रोसेस की कोई आईडी होगी, कोई स्टेट होगी, वो सीपीयू में रजिस्टर होगा तो रजिस्टर्ड आईडी होगी उसकी, कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो इनपुट आउटपुट स्टेट में कोई काम कर रहा होगा, या कोई शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन उसकी यानी कि प्रायोरिटी वगैरह होगी, तो वो भी इसकी करैक्टरिस्टिक में ही आती हैं। स्टेट ऑफ प्रोसेस की बात करें तो वो अगर न्यू स्टेट में, ये सारा कुछ हमने मैं पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, स्टेट ऑफ प्रोसेस की बात करें तो न्यू की स्टेट आती है कि अभी प्रोसेस बनना शुरू हुआ है, रेडी की स्टेट आती है कि वो रेडी हो गया काम करने के लिए, रनिंग में कि वो अब काम कर रहा है, वेट में कि वो वेट कर रहा है कि कोई उसको रिसोर्स मिले तो फिर वो रिस्पॉन्स करे। फिर कंप्लीट आता है जिसमें टर्मिनेशन प्रोसेस होता है कि वो मेमोरी से निकल जाता है। सस्पेंडेड रेडी होता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा देर उसे इंतज़ार करना पड़ता है तो वो सस्पेंड उसे कर देते हैं। और एक होता है ब्लॉक करने का, यानी कि वो बिल्कुल बंद कर देता है, वो अपने आप को कवर अप कर लेता है कि मैं अब फर्दर, यानी वो अगेन रेडी स्टेट में चला जाता है रनिंग स्टेट से। ठीक है, तो इसकी भी पिक्चर आपको एक विजुअल भी मिल जाएगी, डायग्राम भी मिल जाएगी, आपने ज़रूर बनानी है अगर आपसे प्रोसेस स्टेट के बारे में पूछ लेते हैं। प्रोसेस में कुछ ऑपरेशन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, एक प्रोसेस क्रिएशन, फिर शेड्यूलिंग, फिर एग्जीक्यूशन और फिर किलिंग प्रोसेस। प्रोसेस पहले बनता है, फिर उसे शेड्यूल किया जाता है शेड्यूलर्स की मदद से, शेड्यूलर कोई भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और देन वो प्रोसेस किल कर दिया जाता है। और इन्हीं प्रोसेसेस के दरमियान हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कंटेक्स्ट स्विच का मतलब होता है एक प्रोसेस चल रहा है उसको हम रोक के दूसरा प्रोसेस करते हैं प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। तो ये आपको पता है, हम लोग जब हम लोगों ने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये उनके अंदर हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। और मोड स्विचर भी इसमें होता है कि कर्नल से कब हम लोगों ने यूज़र मोड में जाना और कब यूज़र से फर्दर कर्नल मोड में जाना है। उसके बाद हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आ जाते हैं, जिसमें FCFS आ जाता है, यानी जो पहले आएगा वही पहले सर्व किया जाएगा। फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आते हैं, यानी जो सबसे छोटा प्रोसेस उससे पहले हल कर दो। फिर राउंड रॉबिन आता है जिसके अंदर आप छोटा छोटा टाइम क्वांटम सबको देते हो कि सारों ने 2-2 सेकेंड्स चलना है। फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की जाती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले काम किया जाए। और फिर मल्टी लेवल क्यू आता है, यानी कि 2-2 3-3 काम इकट्ठे परफॉर्म हो रहे होते हैं। इनके कुछ प्रोसेस मैनेजमेंट के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, ये भी आपको फाइल में मिल जाएंगे, आपने इन्हें रीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये बूट मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसे मस्ट करना है।
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आईपी टेबल्स और फिल्टरिंग का है। आईपी टेबल और फिल्टरिंग में आईपी टेबल्स क्या होते हैं, ये पावरफुल फायरवॉल्स होती हैं जो कि लाइनक्स के ऊपर आपको मिल जाती हैं, विंडोज़ पर भी मिल जाती हैं। इसमें आप नेटवर्क पैकेट फिल्टरिंग करते हो, यानी कि आपके नेटवर्क में आने वाला हर दूसरा सिस्टम, हर दूसरा यूज़र, हर तीसरा डाटा जो है उसको आप लोग देखते हो, उसको आप लोग स्कैन करते हो ताकि उसमें कोई थ्रेट, कोई स्पैम, कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, आप उसको मैनेज करते हो, सेटअप करते हो, मेंटेन करते हो, सारा कुछ उसको हैंडल करते हो। इसके की कंसेप्ट अगर देखें तो इसमें आपको कुछ टेबल्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको रॉ डाटा मिलता है, कुछ सिक्योरिटी के रूल्स मिल जाते हैं लिखे हुए, कुछ नेटवर्क असेस एड्रेस के ट्रांसलेशंस मिलते हैं, यानी कि उनके आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट किया होता है ताकि दो डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकें। फिर कुछ फ़िल्टर्स मिल जाते हैं जिसमें आपके पैकेट फ़िल्टर हुए होते हैं कि ये वाले पैकेट्स जा सकते हैं और ये वाले नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपको इसका कंपोनेंट मिलता है वो होता है चेन। चेन का मतलब है कि इनकमिंग चेन है कि आउटगोइंग चेन है, पैकेट आ रहे हैं या पैकेट जा रहे हैं होस्ट से, फिर कि वो पैकेट फॉरवर्ड करने हैं यानी कि अगले राउट पर भेजने हैं या नहीं भेजने। तो पैकेट राउटिंग, प्री आउटिंग या फिर पोस्ट राउटिंग जो भी है, ये सारा कुछ इसके अंदर हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो कि फिर फर्दर हम लोग इन पे अप्लाई करते हैं उन पैकेट्स पर, और वो रूल्स हैं एक्सेप्ट, ड्रॉप, रिजेक्ट और लॉग। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है जो मेरा पैकेट आ रहा है सिस्टम में उसे मैंने अलाउ कर दिया कि वो आ जाए। ड्रॉप का मतलब है कि मैंने उस पैकेट का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसे इग्नोर कर दिया कि ये आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिजेक्ट का क्या मतलब है कि मैंने वो जो पैकेट है ना उसे ड्रॉप कर दिया, मैं नहीं उसे ले रही, उसमें कोई एरर है, मैं वो एरर फिर सेंड करूँगी फर्दर यूज़र को। एंड देन हमारे पास आता है लॉग, जिसमें हम अपने पैकेट को एक लॉग बनाकर अपने पास सेव कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक कमांड्स इसके अंदर मैंने फर्दर लिख दी हैं। आईपी टेबल्स की लाइनक्स में हम लोग किस तरह इन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह इनमें रूल्स डालते हैं, रूल्स फर्दर डिलीट कैसे करते हैं, इन्हें सेव कैसे करते हैं, सारा कुछ इसमें मैंशनड है। एडवांस आईपी टेबल के फीचर्स की बात करें, ठीक है, हमारे जो आईपी टेबल्स हैं ना ये काफ़ी एडवांस भी हैं, तो वो फीचर्स किस तरह इंस्टॉल करने हैं उनके बारे में भी इसमें लिखा है। लॉगिंग और मॉनिटरिंग की बात करें कि किस तरह से इन्हें लॉग करना है, जो हमने अभी फ़ाइल की बात की थी ना एक, वो किस तरह से हमने लॉग करनी है वो भी इसके अंदर मैंशनड है। नेक्स्ट अब हम लोग अपने फर्दर टॉपिक पर मूव करते हैं जो कि है सिक्योरिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो नेटवर्क ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए आपको पता है हम लोग इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन क्या करती है, हमारे डाटा को एक इस तरह के फॉर्मेट में चेंज कर देती है जो कि अनरीडेबल होता है और कोई थर्ड पार्टी उसको नहीं रीड कर सकती, बस वो ही इंसान उसे देख सकता है जो जिसके जिसके पास हमने उसे भेजा है, क्योंकि उसके पास उसकी की होती है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिटेल में पिछले सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सब्जेक्ट में पढ़ा था। ठीक है, इसमें कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे टीएलएस की लेयर है, एसएसएल की लेयर है या आईपीएस की लेयर है। इसमें होता ये है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से होता हुआ जाता है हमारा डाटा, जिसमें हैंडशेक प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, और वो प्रोटोकॉल बताता है कि हम लोगों ने ये फर्दर डाटा इसको शो करना है या नहीं शो करना। फिर हम सेकेंड सिक्योर सॉकेट लेयर में चले जाते हैं। जो सिक्योर सॉकेट लेयर है इसमें क्या होता है, जिस सॉकेट से डाटा पास होता है ना, ये वो पोर्ट उसको क्या करती है, अलाउ करती है कि तुम इधर से जा सकते हो। अगर वो उस पोर्ट से नहीं डाटा गुजरा तो इसका मतलब यह है कि वो डाटा कोई ना कोई अपने अंदर स्पैम कंटेन कर रहा है। और अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड या टनल मोड होते हैं। जैसे आप लोग वीपीएन नहीं अप्लाई कर लेते कि ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, इसमें और कोई इंटरप्ट ना करे, तो इसी तरह ये सर्विस अप्लाई की जाती है। वीपीएन को भी फर्दर नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सिक्योर प्रोटोकॉल क्या है जिसकी हमने अभी बात की कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग जब वेब इस्तेमाल करते हो वहाँ पर HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये आपके नेटवर्क को सिक्योर बना रहा होता है डाटा एक्सचेंज के लिए। इसी तरह SFTP है, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी फाइल ट्रांसफ़र को सिक्योर बना रहा होता है। फिर आता है SSH, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्योर शेल, और ये क्या करता है, आपकी जो लाइनक्स कमांड्स होती हैं उनको सिक्योर रखता है ताकि कोई फर्दर जो होता है ना गलत ऑथराइजेशन वो ना कर सके। अब नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पर फर्दर हम लोग इसमें, यानी ये काफ़ी डिटेल्ड है, अगर आप लोग इसे देखें तो नेटवर्क सिक्योरिटी फर्दर इसमें हम लोग फायरवॉल्स को डिटेल में ले जाएंगे, फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आ जाते हैं, उनकी टाइप्स आ जाती हैं, एक्सेस कंट्रोल उनकी टाइप्स आ जाती हैं, नेटवर्क सेगमेंटेशन उनकी टाइप्स आ जाती हैं, तो ये सारा कुछ उसमें देखेंगे। और इसी नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग भी आती है, जिसमें मॉनिटरिंग टूल और लॉग मैनेजमेंट आते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने करना है।
और फिर किस तरह से हम लोग सारा सिक्योरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारा इसके अंदर डिफाइंड है पहले से, ठीक है। एडवांस फाइल सिस्टम की अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर एडवांस फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो एडवांस फाइल सिस्टम में आपने अपने जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज करना है। तो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी सारी डायरेक्टरीज मैनेज होती हैं। डायरेक्टरीज किसे कहते हैं? फोल्डर्स को कहते हैं, ठीक है। तो एडवांस फाइल सिस्टम होता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, यानी एक फोल्डर होगा उसके अंदर फर्दर 2-3 फोल्डर हैं, उन फोल्डर्स के अंदर फर्दर फाइल्स पड़ी हैं, तो इस तरह आपको एक पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। और अगर लाइनेक्स में देखे जाए तो लाइनेक्स में हमारे पास एक्सटेंशन 4 का जो फाइल सिस्टम है ना वो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, एडवांस फाइल सिस्टम जो कि है। अब ये फाइल सिस्टम हमें सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करता बल्कि ये मेटा डाटा भी कुछ प्रोवाइड करता है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है हमारा कौन सा डाटा कहाँ पर है, कितनी स्टोरेज में है, कितनी स्पेस में। आपने अक्सर देखा होगा कि फोल्डर्स को आप जब राइट क्लिक करते हो ना तो उसके अंदर आपको डिटेल मिलती है कि इस फोल्डर में फर्दर इतने फोल्डर हैं और उन फोल्डर में इतना इतना साइज़ का डाटा पड़ा हुआ है। उसके बाद आपके पास स्टोरेज एलोकेशन भी आती है कि इनसे आपको ये पता चल जाता है कि आप किस तरह की स्टोरेज कितनी स्टोरेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। ओल्डर सिस्टम पे FAT32 इस्तेमाल होता था और अब एक्सटेंशन जो 4 है वो इस्तेमाल हो रही है, फर्दर इसकी एक्सटेंशन भी आ रही हैं, एक्सटेंशन 5 भी आ चुकी है। जर्नलिंग ऑफ डाटा इंटेग्रिटी देखें तो जर्नलिंग फाइल सिस्टम यानी कि फ़ाइल जो सी हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है उन्हें रीनेम करना, चेंज करना, उन्हें लॉग बना लेना, ठीक है। अगर कोई फ़ाइल क्रैश हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट किस तरह किया जा सकता है, वो सारा कुछ देखना जर्नलिंग ऑफ डाटा इंटेग्रिटी में आता है। फिर हमारी जो लार्ज फाइल्स होती हैं वो क्या हमारे पास सेव हो सकती हैं, जैसे कि ZFS अगर हम लोग देखें, ZFS एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो कि 256 क्वाड्रिलियन जीटाबाइट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। स्नैपशॉट ऑफ डाटा वर्जनिंग देखें तो इसके अंदर हमारे पास हम लोग अपनी जो फाइल होती है उसको पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिकली रोल बैक करने के लिए, रिकवरी के लिए, यानी कि जब तक हमारे पास हम लोग उसे डिलीट नहीं ना करते उससे पहले पहले तक हम जितना उसमें काम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना उसकी पूरी एक विजट बनती है कि इस तरह इसमें काम परफॉर्म किया गया था। तो ये सारा काम जो है हमारे पास एडवांस फाइल सिस्टम के आता है, अंदर आता है। इसकी स्केलेबिलिटी भी होती है, इसमें रिडंडेंसी भी आती है जो कि इसका एक फॉल्ट है, रिडंडेंसी। और उसके बाद ये फर्दर कुछ प्लेटफॉर्म्स के साथ ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादातर के साथ इस्तेमाल होता है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि विंडोज़ के साथ भी हो जाता है, मैकोस में भी हो जाता है और लाइनक्स में भी हो जाता है। एडवांस फाइल सिस्टम के अंदर जो इसकी टाइप्स आती हैं वो एक्सटेंशन 4 आती है, सारी डिटेल इसकी लिखी है कि एक्सटेंशन 4 क्या है। ये एक्सटेंशन 2 और 3 का एडवांस वर्जन है फाइल सिस्टम के लिए। फिर XFS है, ये हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम है, लार्ज फाइल्स को हैंडल करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर बी ट्री फाइल सिस्टम आता है जिसे BTRFS भी हम कहते हैं, ये मॉडर्न फाइल सिस्टम है, लाइनेक्स के एडवांस फीचर्स के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ZFS आता है जिसे जीटाबाइट फाइल सिस्टम कहते हैं और इसमें बहुत ही बड़ी फाइल जो सी होती है ना उनको हम स्केल करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लॉग आते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम के साथ ही लॉग का एक कीवर्ड था, अगर हम लॉग की बात करते हैं तो लॉग क्या है हमारे पास? सिस्टम लॉग्स हैं, टाइप्स ऑफ लॉग्स अगर देखें इसमें सिस्टम लॉग आती हैं, एप्लीकेशन लॉग आती हैं और सिक्योरिटी लॉग्स आती हैं, ठीक है। अगर सिस्टम लॉग्स देखें तो इसमें सिस्टम लेवल के सारे इवेंट्स हैंडल होते हैं, एप्लीकेशन लॉग देखें तो इनमें एप्लीकेशन के सारे इवेंट्स और एरर हैंडल होते हैं, और अगर सिक्योरिटी देखें तो इसमें ट्रिकी और सिक्योरिटी लेवल के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे हैंडल होते हैं। लॉग रोटेशन का मतलब यह है कि आपका कोई इवेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस मैनेजमेंट का जो है जिसे आपको रेगुलरली अपडेट करना होता है, तो वो काम जो है वो इसके अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा डिस्क स्पेस जो उनसे है ना वो कंज्यूम कर रहा होता है, तो आप इसे बार बार ना परफॉर्म करना पड़े, आप इसकी स्पेसिफिकली कन्फिग्रेशन करते हो अपने लाइनक्स के अंदर। कन्फिग्रेशन आपको प्रोवाइडेड है, कमांड्स लिखी हुई हैं। फिर इसको एनालाइज करना होता है आपने, किस किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, यानी कि आप लॉग जो है वो एक सेंट्रल किसी एक जगह पर कर रहे हो या आप डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस पर इस्तेमाल कर रहे हो। तो सेंट्रलाइज लॉगिंग के लिए भी फर्दर टूल है, सिस लॉग है, सिस लॉग है, ग्रे लॉग है, यल के स्टैक है, आप लोग इन्हें इस्तेमाल करते हो। और इसकी कन्फिग्रेशन को अगर आप देखें तो क्लाइंट साइड पर भी होती है और सर्वर साइड पर भी होती है। लॉग को एनालाइज अगर आपने करना हो तो लाइनक्स पे आप इसे एनालाइज करने के लिए ग्रेप का कीवर्ड यूज़ करते हो, ऑक का कीवर्ड यूज़ करते हो और लॉग वाच का कीवर्ड यूज़ करते हो, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास बैश शेल स्क्रिप्टिंग आती है। बैश शेल स्क्रिप्टिंग जो सी है ये भी हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। शेल आपको पता है कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, ये आपकी कमांड्स को कंपाइल नहीं करता। यानी कि एक तो होता है ना हम कोड लिखें, फिर कंपाइलर उसे कंपाइल करे और फिर हमारा सिस्टम जो है वो इसको एग्जीक्यूट करे, ये ऐसा नहीं है। ये इंटरप्रेटर है, ये डायरेक्टली कमांड्स जो हमने दी होती हैं उन्हें अंडरस्टैंड करता है। इसमें फर्दर टाइप्स ऑफ शेल्स भी मैंने लिख दी हैं। बैश क्या है, बैश के बारे में भी लिखा है कि ये बॉर्न अगेन शेल है। ये एक टाइप है शेल की जो कि यूनिक्स शेल पर बेस कर रही थी, और इसमें हमारे पास कमांड हिस्ट्री आती थी, कमांड लाइन को हम एडिट कर सकते थे जो कंट्रोल हो सकती है। फर्दर हम इसके फीचर्स जो हो सकते थे जैसे कि अलाइसिस वगैरह उनको भी इस्तेमाल करते थे। आगे शेल के यूजेस बताए हैं, ठीक है। उसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग बताई है जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि शेल की जो स्क्रिप्ट है उसे कैसे लिखते हैं। उसमें जो हैश बैंग है उसका क्या किरदार है वो सारा कुछ उसमें डिफाइंड है, ठीक है। और पाथ किस तरह से प्रोवाइड करते हैं हम लोग, डॉलर का साइन क्यों यूज़ करते हैं कि हम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो तो डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। इको की कमांड क्या काम करेगी, और फिर फर्दर शेल की कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिसमें हम लोग एक हेलो वर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स परफॉर्म कर रहे हैं, वेरिएबल्स किस तरह लेते हैं और कंडीशंस कैसे लगाते हैं, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। रीडायरेक्शन और पाइपिंग के लिए भी जो जितनी भी लाइनक्स की बेसिक्स कमांड थी वो सारी इसके अंदर लिखी हुई हैं। वेरिएबल्स को भी देख सकते हैं आप लोग, और कंडीशन और लूप्स जो से हैं वो भी इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर लिख दी हैं, ठीक है। तो ये सारा बैश का जितना भी काम था वो उसमें लिख दिया था। अब लास्ट हमारे पास जो है वो है हमारे सर्वर्स जिनकी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। तो जितने भी सर्वर्स हैं, एफ टी पी, एन एफ एस, सांबा, डी एच सी पी, डी एन एस, अपाची, सारों की क्लाइंट साइड की भी मौजूद है कॉन्फ़िगरेशन और सर्वर साइड की भी मौजूद है। अब इन सब को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट मैं ये बता दूँ कि इन सब में कुछ स्टेप्स हैं जो कॉमन है, और वो स्टेप आपने हर एक में परफॉर्म करने हैं। बस फ़र्क कहाँ पर आएगा, कमांड्स में फ़र्क आएगा कि अगर आप लोग जैसे कि एफ टी पी को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप लोग क्या लिखोगे, इंस्टॉल वी एस एफ टी पी डी, ठीक है। वी एस एफ टी पी डी लिखोगे अगर आपने एफ टी पी को इंस्टॉल करना है। और अगर आप एन एफ एस को इंस्टॉल कर रहे हो तो फिर आप क्या लिखोगे, इंस्टॉल एन एफ एस यूटिल्स, ठीक है। तो इस तरह से बस डिफरेंस आएगा कमांड्स का, बाकी स्टेप्स जो उनसे हैं वो सेम हो गया। अब वो स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने अपने सर्वर को इंस्टॉल करना है, फिर कौन सा फाइल से उसे कॉन्फ़िगर करना है, फिर अगर कोई फायरवॉल वगैरह है तो उस फायरवॉल को लगाना है, और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आप रीस्टार्ट पहले कर लो और फायरवॉल को बाद में लगा लो, क्योंकि फायरवॉल को जिस वक्त हम लगाते हैं तो उसके बाद हम रीलोड का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपकी सर्विस जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट खुद ब खुद हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन स्टेप हैं जो लाजमी अंदर होंगे। अब जहाँ पर मैंने डीएनएफ इस्तेमाल किया है या फिर मैंने सूडो की कमांड यूज़ किया तो समझ लें वो मैंने डेबियन के लिए इस्तेमाल किए। अगर तो मैंने यम का कीवर्ड यूज़ किया तो वो आपको पता होना चाहिए कि यम का कीवर्ड यूज़ किया तो उसका मतलब है रेड हैट के लिए किया। तो जहाँ डीएनएफ लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर डीएनएफ लिखोगे, आप वहाँ यम का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इसमें ऐसा प्रोवाइड किया गया एक पूरा सिस्टम। अगर सांबा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देखें ना तो सर्वर साइड पे पहले हमने सांबा को इंस्टॉल करना है यम की कीवर्ड से, फिर उसको स्टार्ट करके उसे इनेबल करना है ताकि उसकी सर्विसेज एक्वायर कर ले। फिर हम लोगों ने उसे कॉन्फ़िगर करना है, उसकी एक डायरेक्टरी बनानी है जो कि क्लाइंट साइड पर भी होगी और सर्वर साइड पर भी होगी, ठीक है। उसका कोई पासवर्ड सेट करना हो तो वो सारा कुछ हम लोग सेट करने के बाद फायरवॉल लगाएंगे। फायरवॉल वाला कीवर्ड ऑप्शनल है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग नहीं करोगे तो कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप करोगे तो इसके नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। और क्लाइंट साइड पर आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपली अपने सर्वर को क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, सांबा क्लाइंट को इंस्टॉल करना है, और उसके बाद आपने कनेक्ट कर देना है किसके साथ, अपने सर्वर के साथ जो आपने बनाया था। और उसे कनेक्ट करने के लिए आप लिखोगे एस एम बी क्लाइंट सर्वर आई पी एड्रेस, जो अभी आपका सर्वर है उसका आई पी एड्रेस दे दोगे, और जो शेयर्ड डायरेक्टरी बनाई होगी ना वो आप लोग उसका भी साथ नेम लिख दोगे। तो इस तरह सांबा की भी क्लाइंट और सर्वर की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। DHCP सर्वर भी ऐसे ही होगा, उसको इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, रीस्टार्ट करना है, फायरवॉल अप्लाई करनी है। DNS भी ऐसे ही होगा, इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, उसका एक जोन क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि DNS जो है वो एक डोमेन पूरी क्रिएट कर रहा होता है, फिर उसे भी रीस्टार्ट करके उसे भी फायरवॉल जो सी उसकी अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये सारा का सारा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का है वो कंप्लीट होता है कोर्स। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और ये
जो कमांड्स हैं बेसिकली सारी इसमें रिटर्न है, आप लोगों ने इन्हें अच्छे से करना है। नोट्स मैं फिर कह रही हूँ, जिसे चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दिया है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक।